आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ एक ऐसी ट्रिक शेयर करने वाला हूं जिसको यूज करने के बाद 99.99% आपको अपनी वाइफ को मेंटेनेंस पे नहीं करना पड़ेगा। और ये ट्रिक ऐसी है कि कोई कोर्ट भी आपके अगेंस्ट में कोई मेंटेनेंस ऑर्डर पास नहीं कर सकता। तो आज की ये वीडियो बहुत इंफॉर्मेटिव होने वाली है। वीडियो को अभी से लाइक कर दीजिए और वीडियो को एंड तक जरूर देखिए, आपको बहुत सारी नॉलेज मिलने वाली है। हे दोस्तों, मैं हूं नावेद मोमीन, अ लॉयर, राइटर, यूट्यूबर, फैसिनेटिंग स्पीकर, लीगल एंड बिजनेस कंसल्टेंट, हैविंग मोर देन 12 इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस इन द लॉ फील्ड। सो उम्मीद करता हूं आप सब फिट होंगे क्योंकि हेल्थ ही सबसे बड़ी वेल्थ है। सो चलते हैं आज के हमारे टॉपिक की तरफ, लेकिन उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और साथ ही बेल नोटिफिकेशन आइकन को भी टैप कीजिए ताकि मेरी हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। सो लेट्स बिगिन। हस्बैंड वाइफ के बीच में जो डिस्प्यूट होता है और जो केसेस फाइल होते हैं, इनमें एक बहुत ही क्रूशियल रोल प्ले करता है मेंटेनेंस। अगर मेंटेनेंस को इन केसेस में से निकाल दिया जाए तो मैं समझता हूं कि 90 to 95% केसेस ऐसे ही खत्म हो जाएंगे। मेंटेनेंस ऑर्डर को अवॉइड करने के लिए आप कोर्ट में क्या क्या आर्गुमेंट करते हैं कि आपकी वाइफ लूज कैरेक्टर है, उनका कैरेक्टर सही नहीं है, वो एजुकेटेड है, वो खुद अर्निंग पर्सन है, वो खुद अपने आप को मेंटेन कर सकती है, आपके ऊपर लाइबिलिटीज है, आपके पेरेंट्स है, आपको उनको भी मेंटेन करना है। और ये सारे आर्गुमेंट करने के बाद भी कोर्ट आपके अगेंस्ट में मेंटेनेंस ऑर्डर पास कर ही देता है। फॉर द सेक ऑफ आर्ग्यूमेंट, अगर कोर्ट ने आपके आर्ग्यूमेंट को एक्सेप्ट भी कर लिया तो आपके बच्चे तो आपकी वाइफ के पास है ना। अगर कोर्ट ने आपकी वाइफ को मेंटेनेंस नहीं भी दिया तो आपके बच्चों के नाम पे तो आपके अगेंस्ट में मेंटेनेंस ऑर्डर पास हो ही जाएगा। पर एक बार मेंटेनेंस ऑर्डर पास होने के बाद वाइफ जानबूझकर केस को डिले करती है, क्योंकि अब तो उसे उस केस से कोई लेना देना नहीं है, उसे जो चाहिए था उसे तो वो मिल गया। लेकिन यहाँ पे हरेसमेंट तो हस्बैंड को हो जाता है ना। तो ऐसा क्या किया जाए कि कोर्ट आपके अगेंस्ट में कोई मेंटेनेंस ऑर्डर पास कर ही ना सके। सो ये समझने से पहले ये समझना जरूरी है कि सेक्शन 125 ऑफ सीआरपीसी इस कॉन्टेक्स्ट में क्या कहता है। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 125, कोई भी इंसान जिसके पास सफिशिएंट मींस होने के बावजूद भी वो अपनी वाइफ, अपने माइनर चाइल्ड और अपने फिजिकली और मेंटली एबनॉर्मल चाइल्ड, अनमैरिड डॉटर और एजेड पेरेंट्स को जो खुद की देखभाल नहीं कर सकते, जो खुद को मेंटेन नहीं कर सकते हैं, ऐसे लोगों को अगर निग्लेक्ट करता है या उनको मेंटेन करने से इनकार करता है तो ऐसे सारे लोग जो है सेक्शन 125 सीआरपीसी के तहत जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास की कोर्ट में एक मेंटेनेंस एप्लीकेशन फाइल करके ऐसे इंसान के अगेंस्ट में मेंटेनेंस क्लेम कर सकते हैं। आपके माइंड में एक क्वेश्चन आ सकता है कि कोर्ट मैक्सिमम कितना मेंटेनेंस फिक्स कर सकता है, क्वांटम ऑफ मेंटेनेंस क्या होना चाहिए। सो कोई भी कोर्ट आपकी सैलरी या इनकम का मैक्सिमम 1/3 यानी 33% तक का ही मेंटेनेंस ऑर्डर पास कर सकता है। अब अगर आपको अपनी इनकम और सैलरी का 33% ही मेंटेनेंस पे करना है तो क्यों ना आप ये मेंटेनेंस पहले से ही पे करना शुरू कर दें। बहुत ध्यान से समझिए इसको, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा हूं। अगर इस पॉइंट को आपने पकड़ लिया ना तो आपको 1 रुपया भी मेंटेनेंस नहीं देना पड़ेगा। अगर आप मेंटेनेंस अमाउंट पहले से ही पे करना शुरू कर दें, अगर आप अपना ये मेंटेनेंस अमाउंट अपनी वाइफ से बचाकर किसी दूसरे को पे करें, तो अब आप अपना ये मेंटेनेंस अमाउंट किसी दूसरे को किसको पे करेंगे, तो आप इसको पे करेंगे अपनी लाइबिलिटीज को। अब आपकी लाइबिलिटीज क्या क्या है, इस ट्रिक के बारे में अगर कोई भी क्वेश्चन हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछिए। ये बहुत यूजफुल ट्रिक है, बहुत सारे लोग इससे बेनिफिट उठा रहे हैं। मैं भी चाहता हूं कि मेरी ऑडियंस को ये ट्रिक के बारे में पता चले और आप भी इसका जो है बेनिफिट उठाएं। सो अब आपकी लाइबिलिटीज क्या क्या है वो हम समझते हैं। आपके पेरेंट्स आपकी लाइबिलिटीज हैं। अगर आपके पेरेंट्स नहीं है तो आपके अनमैरिड यंगर ब्रदर सिस्टर्स हैं, वो आपकी लाइबिलिटी है। आपको कोई डिफरेंटली एबल्ड ब्रदर या सिस्टर है, वो आपकी लाइबिलिटी है। आपकी कोई डिवोर्स सिस्टर है जो आपके साथ आपके घर में रहती है, वो आपकी लाइबिलिटी है। आपकी कोई विडो सिस्टर है जो आपके साथ आपके घर में रहती है, तो वो आपकी लाइबिलिटी है। अगर आप पहले से ही अपने पेरेंट्स को अपनी इनकम का या अपनी सैलरी का 1/3 यानी 33% मेंटेनेंस के तौर पर पे करते हैं तो वाइफ के पास मेंटेनेंस क्लेम करने का कोई स्कोप नहीं बचता, क्योंकि कोई भी कोर्ट आपको 1/3 से ज्यादा मेंटेनेंस पे करने का ऑर्डर पास नहीं कर सकता है। और अगर पास करता है तो आप उस ऑर्डर को अपर कोर्ट में चैलेंज कर सकते हैं। अब आपको ये करना कैसे है, इस ट्रिक का यूज कैसे करना है आपको। अब आपको आपके खिलाफ अपने पेरेंट्स से एक मेंटेनेंस एप्लीकेशन फाइल करवाना है। ये मेंटेनेंस एप्लीकेशन आप सेक्शन 125 सीआरपीसी के तहत फाइल करवाएंगे और उस कोर्ट में फाइल नहीं करवाएंगे जिस कोर्ट में वाइफ ने आपके अगेंस्ट में ऑलरेडी मेंटेनेंस एप्लीकेशन फाइल किया है। या हो सकता है या आपको पता है कि फ्यूचर में वो उसी कोर्ट में आपके अगेंस्ट में मेंटेनेंस एप्लीकेशन फाइल करेगी। सो दोनों एप्लीकेशन जो है वो एक कोर्ट में फाइल नहीं होना चाहिए। अगर एक कोर्ट में दोनों एप्लीकेशन फाइल होंगे तो हो सकता है कि कोर्ट दोनों एप्लीकेशन को क्लब कर दे और 33% को जो है वो डिवाइड कर दे, तो आपको अपने पेरेंट्स को भी मेंटेनेंस पे करना पड़ेगा और आपको अपनी वाइफ को भी मेंटेनेंस पे करना पड़ेगा। और हमारा पर्पस ये है कि हम अपनी वाइफ से
मेंटेनेंस बचाकर अपने पेरेंट्स को पे करें और अपने पेरेंट्स के थ्रू वो पैसे हमारे पास वापस आ जाए। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आपको ध्यान में रखना है कि आपने आपके खिलाफ जो एप्लीकेशन फाइल करवाया है अपने पेरेंट्स से, उसका कंटेंट क्या होना चाहिए, उसके अंदर आपको क्या मेंशन करना है। तो उसके अंदर आपको अपने अगेंस्ट कोई भी एलिगेशन नहीं लगवाना है। आपके पेरेंट्स सिंपली ये कहेंगे कि हमारा बेटा बहुत अच्छा है, हमारा बहुत ख्याल रखता है, हमारी बहुत केयर करता है, लेकिन वो अपनी सारी सैलरी और इनकम जो है अपने बीवी बच्चों के ऊपर खर्च कर देता है, वो हमारे ऊपर कोई पैसा खर्च नहीं करता है। और हमारी जो इनकम है, हमारी जो सैलरी है, या हमें जो रेंट मिलता है, या हमें जो पेंशन आती है, या हमारी जो भी सोर्स ऑफ इनकम है, वो इतनी नहीं है कि हम खुद को मेंटेन कर सके। हम बूढ़े हो गए हैं, हमारा मेडिकल का ट्रीटमेंट चल रहा है, हमारे मेडिकल एक्सपेंसेस है, हमारे दूसरे भी अखराजात है जिनको पूरा करने के लिए हमारे पास सफिशिएंट मींस नहीं है। इसके लिए हमने ये मेंटेनेंस एप्लीकेशन फाइल किया है, कोर्ट हमारे लिए कोई मेंटेनेंस फिक्स करे, दैट्स इट। इसके अलावा आपको डिटेल में नहीं जाना है। और इससे रिलेटेड जितने भी डॉक्यूमेंट्स है, मेडिकल एक्सपेंसेस के भी जो बिल है, जो डॉक्यूमेंट्स है, वो सारे डॉक्यूमेंट्स जो है इसके अंदर आपको अटैच करवा देने के। अपने ऊपर एलिगेशन क्यों नहीं लगवाना है? फॉर एग्जाम्पल फ्यूचर में अगर आपको बच्चे की कस्टडी चाहिए तो आप कोर्ट को बता सकते हैं कि बच्चा आपके और दादा दादी के साथ में रहेगा। अगर दादा दादी ने आपके अगेंस्ट में अपनी मेंटेनेंस एप्लीकेशन के अंदर एलिगेशन लगाया है तो आपका कैरेक्टर वहां पे मशकूक हो जाएगा कि आप उस बच्चे की कस्टडी लेने के लिए सुटेबल पर्सन है या नहीं है। इसके लिए अपने ऊपर किसी तरह का कोई एलिगेशन नहीं लगाने के, अपने कैरेक्टर को एकदम नीट एंड क्लीन रखना है। अगर आपकी वाइफ ने आपके अगेंस्ट में कोई मेंटेनेंस एप्लीकेशन अभी तक फाइल नहीं किया है तो आप अपने पेरेंट्स की मेंटेनेंस एप्लीकेशन के ऊपर मेंटेनेंस ऑर्डर पास करवा लीजिए। और अगर आपकी वाइफ ने आपके अगेंस्ट में कोई मेंटेनेंस एप्लीकेशन फाइल कर दिया है लेकिन अभी तक उसके ऊपर कोई मेंटेनेंस ऑर्डर नहीं मिला है, तो आपके पेरेंट्स की जो एप्लीकेशन फाइल होने वाली है उसका कंटेंट आपको पता है, आपको अपना रिप्लाई पहले से तैयार रखना है। और जिस दिन आपके पेरेंट्स की मेंटेनेंस एप्लीकेशन फाइल होगी, सेम डे आपको अपना रिप्लाई फाइल करना है, दोनों एडवोकेट के आर्ग्यूमेंट होंगे और सेम डे आपको मेंटेनेंस ऑर्डर पास करवा लेना है। और अगर सेम डे अगर पास नहीं भी होता है तो आपको एक शॉर्ट डेट लेके नेक्स्ट डेट पे उसको पास करवा लेना है। एक पार्टी अगर मेंटेनेंस लेने वाली है, एक पार्टी देने वाली है, तो नॉर्मली सेम डे के ऊपर ऑर्डर पास हो जाता है। अगर आपकी वाइफ ने एप्लीकेशन फाइल किया है और अभी तक उसके ऊपर मेंटेनेंस ऑर्डर पास नहीं हुआ है, मतलब क्या होता है कि जब कोई आप मेंटेनेंस एप्लीकेशन फाइल करता है तो आपको सर्विस होती है, आप कोर्ट के पास अपीयर होते हैं, आपके एडवोकेट जो है उसके अंदर वकालतनामा फाइल करते हैं, वहां से एप्लीकेशन का कॉपी लेते हैं, फिर उसके बाद उसका रिप्लाई बनाते हैं, रिप्लाई फाइल करते हैं, फिर दोनों एडवोकेट के आर्ग्यूमेंट होते हैं। इन सारी चीजों में जो है वो 6-8 डेट पास हो जाती है और ये काफी टाइम हमको मिल जाता है अपना यहाँ पर पेरेंट्स के मेंटेनेंस एप्लीकेशन को डिसाइड करने के लिए। वाइफ की मेंटेनेंस एप्लीकेशन के ऊपर भी हम सेम स्टैंड लेते हैं कि हमारे ऊपर लाइबिलिटीज है, हमारे पेरेंट्स है, हमारे ब्रदर सिस्टर्स है, हमें उनको भी मेंटेन करना है। लेकिन इन सारे लाइबिलिटीज इन स्टैंड के लेने के बावजूद भी है कोर्ट हमारे अगेंस्ट में मेंटेनेंस ऑर्डर पास कर ही देता है। इस केस में भी हमने सेम स्टैंड लिया है, लेकिन हमने अपनी स्ट्रेटेजी को थोड़ा सा चेंज कर दिया है। स्ट्रेटेजी चेंज करने के बाद हमें बहुत ही फ्रूटफुल रिजल्ट देखने को मिल रहे हैं। आप भी इस ट्रिक को यूज कीजिए और अगर आपको इससे कुछ बेनिफिट होता है तो कमेंट करके आप मुझे जरूर बताइए। उम्मीद करता हूं आज की वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव रही होगी। इस वीडियो से रिलेटेड कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो गया होगा। अगर अभी भी आपका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हुआ है तो इस वीडियो को 2-3 बार गौर से देखिए, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। वीडियो अगर पसंद आई तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ, ऐसे लोगों के साथ जिन्हें आपके हिसाब से इस वीडियो की, इस इन्फॉर्मेशन की जरूरत है। और कमेंट करके मुझे अपनी कीमती राय का इजहार जरूर कीजिए ताकि मुझे पता चले मैं इतना एफर्ट जो डालता हूं वो फ्रूटफुल है या फिर फ्यूटाइल है। दैट्स इट फॉर टुडे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।